Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about nutrition in animals. इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। तो वहाँ पे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को देखा था और उसके मैकेनिज्म, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है वो सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो ओवरऑल लाइट रिएक्शन में एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही थी और वही एनर्जी यूज़ करके डार्क रिएक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज को फॉर्म कर रहे थे, जो कि हमारे प्लांट में फूड का यानी न्यूट्रिशन का काम करता है। तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट को कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और इसमें सबसे पहले हम लोग खुद इंसान के न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा लेकिन गलती से हो गया है। ह्यूमंस आर ओमनीवर्स। हम लोग किस टाइप्स के एनिमल्स हैं, हर्बीवर्स है, कार्निवर्स, ओमनीवर्स। कौन है, हम लोग ओमनीवर्स हैं। हम लोग खुद को ओमनीवर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं और जो प्लांट और एनिमल्स खाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनीवर्स। और जो सिर्फ प्लांट खाता है उसे हर्बीवर्स और जो सिर्फ एनिमल्स खाता है उसे कार्निवर्स। तो हम इंसान क्या करते हैं, हम लोग प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं। हम लोग फिश भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, प्लस हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं। मतलब क्या हुआ, हम प्लांट और एनिमल्स दोनों खा रहे हैं। तो इस वजह से हम अपने आप को क्या कंसीडर करेंगे, हम अपने आप को ओमनीवर्स कंसीडर करते हैं। मतलब हम होते ही हैं ओमनीवर्स क्योंकि हम प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं। एंड सेकेंड इसमें क्या दिया है कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 मीटर्स लॉन्ग एलिमेंट्री कैनल। तो जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड को अंदर लेते हैं प्लस उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को उससे डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी कब डिराइव होता है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सोलेबल फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है, तब जाके ना एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू डिराइव होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सोलेबल फूड में ब्रेक करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का। और उसी के अंदर हमारा क्या आता है, एलिमेंट्री कैनल। और एलिमेंट्री कैनल की लेंथ कितना होता है, तो लगभग कितना होता है, 9 मीटर। हमारा एलिमेंट्री कैनल कितना लॉन्ग है, 9 मीटर्स। एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग ट्यूब विथ अ मस्कुलर वॉल। और क्लास 7 में आप लोगों ने ये स्टडी किया होगा कि एलिमेंट्री कैनल हम बोलते किसे हैं। तो माउथ से लेके, यहाँ पे मैंने फिगर भी लाया है, जैसे माउथ से लेके इनस तक के बीच के जितने भी पार्ट्स आते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, सारे हमारे एलिमेंट्री कैनल के अंदर आते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि एलिमेंट्री कैनल क्या है, माउथ से लेके एनस तक के पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल। और ये कितना लंबा होता है, तो ये 9 मीटर लॉन्ग होता है। गॉट इट। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है कि एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग ट्यूब विथ अ मस्कुलर वॉल। और हम एलिमेंट्री कैनल को देखेंगे तो देखना इसमें पूरा ये लॉन्ग ट्यूब है और मस्कुलर वॉल्स है ना, मस्कुलर ऑर्गन्स है जिनका वॉल भी कैसा है, मस्कुलर है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि एलिमेंट्री कैनल क्या करता है, तो लॉन्ग ट्यूब है विथ अ मस्कुलर वॉल। समझ आया। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एन, या एलिमेंट्री नहीं, यहाँ पे ए होगा, एलिमेंट्री कैनल टू पुश फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। तो ये तो पहले ही बता दिए कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके ख़त्म होता है। अब ये बोल रहा है कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है वो लॉन्ग ट्यूब प्लस मस्कुलर वॉल से बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे मसल्स में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। जैसे हमारे हार्ट में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ना, वैसे ही हमारे मस्कुलर वॉल में भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। और उसी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हेल्प से हम फूड को नीचे की तरफ पुश करते हैं। जैसे हमने फूड लिया यहाँ पे माउथ में लिया, ठीक है, अपर मसली मतलब हम अपने बॉडी के अपर पार्ट में लिया, ठीक है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब तो लोअर रीजन में है। तो ये ऊपर से नीचे कैसे जाता है,
तो ये जो ये एलिमेंट्री कैनल का मस्कुलर वॉल है वो रेगुलर कंट्रैक्ट और फिर रिलैक्स, कंट्रैक्ट और रिलैक्स, और पुश करता है फूड को कि वो नीचे चला जाए। और इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को हम लोग प्रिस्टलाइटिक मूवमेंट बोलते हैं। मतलब प्रिस्टलाइटिक मूवमेंट क्या होता है? ऐसा मूवमेंट जिसमें मसल्स रेगुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं और चीज़ों को पुश करते हैं नीचे के डायरेक्शन में, फॉरवर्ड पुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे माउथ में यहाँ लिया मैंने तो आगे बढ़ा के ऑसोफेगस में भेजा, ऑसोफेगस से स्टोमक में भेजेगा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम में स्टोर होगा, एनस के थ्रू एग्जिट करेगा। तो ये सारा चीज़, ये जो ऊपर से नीचे जा रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, सब प्रिस्टलाइटिक मूवमेंट की वजह से ही करता है। गॉट इट? तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, कितना लंबा है, इसमें फूड्स की फॉरवर्ड मूवमेंट कैसे होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनल का एक एक पार्ट के बारे में। मैंने ऐसे बोल दिया कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक खत्म होता है, लेकिन माउथ से लेके और एनस के बीच में कितने ऑर्गन्स आते हैं, कितने पार्ट्स आते हैं एलिमेंट्री कैनल में, मतलब हमारा एलिमेंट्री कैनल किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये क्लास 7 में भी आप लोगों ने देखा होगा। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है? माउथ। दूसरा कलर। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है? माउथ। और इसके जस्ट नीचे इसके बाद हमारा क्या आता है? वोकल कैविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी भी बोलते हैं। और उसके बाद से क्या आता है? उसके बाद से आता है हमारा पैरनेक्स, जो कि एयर का और वाटर का दोनों का कॉमन रास्ता होता है, कॉमन पासेस होता है। ठीक है, एक एक के बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। फिर आता है हमारा ऑसोफेगस, जिसे और हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप। उसके बाद से स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है हमारा रेक्टम और एनस। तो माउथ से स्टार्ट हुआ और एनस पे जाके खत्म हुआ। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है। जैसे देखो यहाँ पे ये माउथ है, ठीक है, और माउथ और टीथ, टोंग और सलाइवरी ग्लैंड को जो कंसिस्ट करके जो यहाँ पे कैविटी बनता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे देखो, ये ओरल कैविटी है, ये माउथ है हमारा, ये ओरल कैविटी है, ये हमारा क्या है? पैरनेक्स है। और ये हमारा जो पेरोटॉइड ग्लैंड है, ये स्लाइवरी ग्लैंड का एक टाइप्स है। स्लाइवरी ग्लैंड 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, उसी का एक ये टाइप है पेरोटॉइड ग्लैंड। ये तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। मतलब अभी इतना समझो कि ये स्लाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद से पैरनेक्स, और तब हमारा क्या होता है? फूड पाइप होता है, जिसे हम लोग ऑसोफेगस भी बोलते हैं। वो कहाँ पे ओपन होता है? तो स्टोमक में ओपन होता है। स्टोमक कहाँ पे ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट हमारा क्या है? रेक्टम और एनस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है? माउथ है। ठीक है, तो माउथ क्या होता है? It is the uppermost opening of the human digestive. It is the uppermost opening of the human digestive system, which is the passage for the injection of food. ये कलर तो दिखेगा ही नहीं, इससे अंडरलाइन कर दे रही हूँ। माउथ क्या होता है? ये हमारा अपरमोस्ट ओपनिंग होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, इसी के थ्रू हमारा फूड क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है? रास्ता प्रोवाइड करता है फूड के इंजेक्शन के लिए। समझ आया? उसके बाद से हमारा क्या होता है? वोकल कैविटी। तो वोकल कैविटी किस किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो ये इसके अंदर क्या क्या होता है? टीथ, ठीक है, टोंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, ये वाला जो कैविटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोकल कैविटी। टीथ है ना, यहाँ पे टोंग्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो ये वाला जो कैविटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोकल कैविटी। और इसका अल्टरनेट नाम क्या है हमारा? ओरल कैविटी। तो टीथ, टोंग और सलाइवरी ग्लैंड मिला के हमारा क्या बनाता है? वोकल कैविटी, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ
ओरल कैविटी, गॉट इट। फिर हमारा देखो टीथ भी हमारे में हेट्रोडेंट होते हैं। तो टीथ को हम हेट्रोडेंट क्यों बोल रहे हैं? तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा होमोजेनियस मिक्सर और हेट्रोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर किस टाइप्स का मिक्सर होता है? जिसमें एक ही टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और हेट्रोजेनियस किस टाइप्स का होता है? जिसमें अलग अलग होता है ना। तो टीथ को ये हेट्रोडेंट बोल रहा है, मतलब अलग अलग। हमारे जो टीथ का सेट है, जो जनरल हम लोग बोलते हैं कि परमानेंट टीथ कितना होता है? 32 होता है। तो वो हमारा हेट्रोडेंट है, मतलब अलग अलग टाइप्स का टीथ है। जैसे इंसिसोरस, कैनिस, प्रीमोलार्स, मोलार्स पढ़ा है ना हम लोग। तो यही बोल रहा है कि टीथ हमारा कैसा है? हेट्रोडेंट है। और कितने टाइप्स के होते हैं? तो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? इंसिसोरस। ये फ्रंट वाला होता है, फ्रंट वाला टीथ को ही हम लोग इंसिसोरस बोलते हैं। और किसी भी चीज़ को बाइट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे बिस्किट को ही बाइट करना है तो फ्रंट से ही ना बाइट करते हैं, यहाँ पर यहाँ ले जाके थोड़ी करते हैं, खुद ब खुद फ्रंट पे ही बाइट करते हैं। तो जो हमारा बाइटिंग वाला काम है वो कौन करता है? इंसिसोरस करता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? फ्रंट पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके जस्ट साइड में हमारा क्या रहता है? कैनिस, जो कि किसका काम करता है? टीयरिंग का काम करता है, कटिंग का काम करता है। कार्निवोरस, पता है ना, कार्निवोरस, जो कि सिर्फ फ्लैशेस, सिर्फ मीट्स को खाते हैं। हाँ, तो वो जब खाते हैं तो यहाँ से ऐसे हम लोग भी चिकन वगैरह खाते हैं तो यहाँ से खाते हैं ना, कैनिस को यूज़ करके। तो जो टीथ हमारा टीयर करने के लिए, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए यूज़ होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कैनिस बोलते हैं। इसी वजह से जो एनिमल्स हमारा ये एनिमल्स खाता है उसे हम लोग कार्निवर्स बोलते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा किसी चीज़ को फाड़ता है, टीयर करता है, कैनिस को यूज़ करके हमेशा काम करता है। इस वजह से उसे हम लोग क्या बोल दिए हैं? कार्निवर्स बोल दिए हैं। समझ आया? हाँ, इंसिसोरस किसका काम करता है? बाइटिंग का। कार्निवर्स किसका काम करता है? तो टीयरिंग्स का काम करता है, गॉट इट। फिर आता है हमारा प्रीमोलार्स और तब आता है हमारा मोलार्स। प्रीमोलार्स और मोलार्स दोनों हमारा क्या है? फूड को क्रॉस करने को और ग्राइंड, जो चबाते हैं हम लोग, खाना खाते हैं तो चबाते हैं ना, तो फ्रंट वाले टीथ से चबाते हैं, इधर ही ले जाके ना खाना को चबाते हैं। तो प्रीमोलार्स भी हमारा किसका काम करता है? क्रॉसिंग का काम करता है और ग्राइंडिंग का काम करता है। और मोलार्स भी क्या करता है? सेम वही काम करता है, क्रॉस करता है और ग्राइंड करता है। तो किसी किसी के देखना कि ज़्यादातर कैविटी हमारा कहाँ पे होता है? प्रीमोलार्स में होगा या मोलार्स में होगा, क्योंकि ग्राइंडिंग का काम कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो फूड पार्टिकल्स फंसेंगे कहाँ? यही वाले टीथ में ना फंसेंगे। और जहाँ पे फूड पार्टिकल फंसेगा, बैक्टीरिया एक्ट करेगा, एसिड रिलीज होगा, एसिड की वजह से टीथ क्लोराइड होगा और क्या होगा? कैविटी होगा। तो जनरली कैविटी हमारा कहाँ होता है? प्रीमोलार्स में होता है और मोलार्स में होता है, ठीक है। फिर अगर हायर क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे डेंटल फॉर्मूला, मैं लिख रही हूँ, जैसे हमारे में टू सेट ऑफ टीथ होता है। एक हमारा क्या होता है? टेम्पोररी होता है और एक हमारा क्या होता है? परमानेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम ये देखेंगे, टेम्पोररी टीथ देखेंगे, सॉरी परमानेंट टीथ देखेंगे, तो उसका डेंटल फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 2 1 2 3 और 2 1 2 3। इसका मतलब 8 8 16 16 32, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ये हमारा क्या है? 2 मतलब ये इंसिसोरस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैनिस को। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रीमोलार्स को। और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलार्स को, ठीक है। अभी मैं समझाने वाली हूँ कि एक चीज़ क्या है। इस फार्मूला से हमें ये पता चल रहा है कि 2 इंसिसोरस और 1 कैनिस, फिर 2 हमारा प्रीमोलार्स और 3 मोलार्स हमारा अपर जॉ के हाफ पार्ट में, ठीक है। जैसे कि 16 टीथ ऊपर होता है, 16 नीचे होता है, परमानेंट में होता है ना। हाँ, तो 2 1 2 3 से पता चल रहा है कि जो आधा पार्ट है हमारा अपर जॉ का, वहाँ पे कितना है? 2 हमारा इंसिसोरस है, 1 हमारा कैनिस है, 2 प्रीमोलार्स है और 3 मोलार्स है। फिर आधा वाला में फिर यही चीज़ है, ठीक है। जैसे हाफ अपर जॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है और हाफ लोअर जॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम?
8 इस साइड का, 8 इस साइड का, अपर का भी और लोअर का भी। ये अपर का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोअर का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारे पास 8 इंसिसोरस टीथ होगा। अगर पूरा दांत को ऊपर का और नीचे का दोनों को मिला के अगर हम देखेंगे तो कितने टीथ हमारे पास इंसिसोरस होंगे? 8 होगा, ठीक है। और कैनिस कितना होगा? तो 4 होगा। और प्रीमोलार्स कितना होगा? तो 8 होगा। और फिर हमारा मोलार्स कितना होगा? तो ये हमारा 3 6 12 होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये तो हमारा परमानेंट टीथ का है, ठीक है। लेकिन जब हमारे अंदर, जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो टेम्पोररी टीथ रहता है ना, हाँ, तो उस टाइम में ना जो टेम्पोररी टीथ रहता है वहाँ पे प्रीमोलार्स एब्सेंट रहते हैं। बच्चे में प्रीमोलार्स वाला टीथ प्रेजेंट नहीं रहता है। प्लस मोलार्स का भी एक लास्ट वाला जो पेयर है अपर जॉ का और लोअर जॉ का, वो भी एब्सेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विजडम टीथ, जो कि मैच्योर होने के बाद आता है। जिसे बोला जाता है ना कि मैच्योर होने के बाद ये टीथ आता है, उसको क्या बोला जाता है हिंदी में? विजडम टीथ। मतलब अब मतलब समझदारी वाला टीथ आता है, ठीक है। अक्कल दांत, ऐसे ही कुछ करके बोला जाता है। वो देखना हमेशा बड़े आदमी का आता है ना, हाँ, तो यही जो हमारा टेम्पोररी में जो लास्ट पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 3 प्रेजेंट है ना, यहाँ पे 2 2, तो ये लास्ट वाला हमारा जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब आता है, परमानेंट में इंक्लूड होता है। ये समझ में आया? किसी को डाउट है? नहीं है ना? ऐसे नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, ये हायर क्लासेस का है, ठीक है। बस मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि कॉमन होता है, कोई भी पूछ देता है। समझ आ गया? तो ये इंसिसोरस का क्या फंक्शन है, कैनिस का क्या फंक्शन है, प्रीमोलार्स कितना है, मोलार्स कितना है, ये भी हमें पता चल गया। और यहाँ से ये वाले फार्मूला से हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा कितना 8 होता है। 32 में 8 हमारा क्या होता है? इंसिसोरस होता है, ठीक है। फिर हमारा अगर हम कैनिस को देखेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। 32 में कितना होगा? 4 होगा। प्रीमोलार्स को देखेंगे तो कितना होगा? ये भी हमारा 8 होगा 32 में। और मोलार्स को देखेंगे तो ये हमारे कितना होगा? 12 होगा। अब देखो यहाँ से ऐड करो इसको, ये 8, ये 4, 12 हुआ, 12 हुआ ना, ये 8 20 हुआ, और ये 12 32 हुआ, तो 32 हो गया ना। यही चीज था, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? फिर अगर हम इंसान का न्यूट्रिशन देखेंगे, मतलब ह्यूमंस का न्यूट्रिशन, तो किस टाइप्स का होता है? होलोजोलिक न्यूट्रिशन होता है। और होलोजोलिक न्यूट्रिशन किसका टाइप है? ऑटोट्रॉफिक का टाइप है कि हेट्रोट्रॉफिक का टाइप है? तो हेट्रोट्रॉफिक का टाइप है, मतलब हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ठीक है। और ये होलोजोलिक हमारा हेट्रोट्रॉफिक का टाइप है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या होता है? तो ये प्रोसेस हमारा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन को इन्वॉल्व करता है। जैसे कि मैंने बाहर से खाना ले लिया, ठीक है, मैं दूसरे पे डिपेंड हूँ कि हाँ उसका मैंने खाना लिया, प्लांट से खाना लिया, एनिमल से लिया, लेकिन उसके बाद उसको हमारे बॉडी में यूज़ करना ना, तो वो सारा प्रोसेस कहाँ होता है? हमारे बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो होलोजोलिक न्यूट्रिशन किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन। होलोजोलिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है जिसमें फूड को हम लोग अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, जिसे इंजेशन बोलते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट में ब्रेक डाउन करते हैं, उसे डाइजेशन बोलते हैं। फिर सिंपलेस्ट फूड को हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है, उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और हर सेल्स के पास पहुंचा देता है। फिर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। फिर जो हमारा फूड होता है वो सारा डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड्स भी हमारे बॉडी में रह जाता है, तो वो हमारा इजेशन के थ्रू हमारे बॉडी से एग्जिट करता है विद द हेल्प ऑफ एनस। गॉट इट? तो यही सब हम लोग देखेंगे अभी। जैसे इंजेशन, इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस which involves tracking in food inside the body of an organism। इजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर फूड को डालता है, एनगल्प करता है, ठीक है।
एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर टैकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। और हर अलग, इस अर्थ पे बहुत सारे टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना, तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग स्ट्रक्चर होता है जिसके हेल्प से वो अपने बॉडी में फूड को अंदर डालते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो अमीबा को, अमीबा अपने फूड कैसे इनकल्प करता है, सीडोपोडिया की हेल्प से करता है ना। पैरामीशियम किसके हेल्प से करता है, तो उसके बॉडी पे टाइनी टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर आता है सीलिया, उसके हेल्प से करता है। फिर अगर हम बर्ड्स को देखेंगे तो किसके हेल्प से करती है, बिक्स के हेल्प से, चोंच के हेल्प से। और हम लोग खुद का देखेंगे तो हम लोग किसके हेल्प से, हाथ से उठाते हैं तब डालते हैं, हाथ के हेल्प से ही नहीं, अपने मतलब इंजेक्शन वाला प्रोसेस करवाते हैं। तो यही बोल रहा है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रक्चर यूज करता है फूड को अपने बॉडी के अंदर डालने के लिए। गॉट इट? एग्जाम्पल यही दिया है, पैरामीशियम सीलिया, बर्ड्स, बिक्स, ह्यूमन यूज देयर हैंड, डाइजेशन। ये मतलब ये हो गया कि हाँ अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रक्चर से यूज करता है। फिर आता है हमारा सेकेंड प्रोसेस, जैसे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तब हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन। और इसी डाइजेशन के बारे में हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे डिटेल्स में कल के क्लासेस में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे सॉल्युबल फूड में ब्रेक करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जैसे फूड हमारा माउथ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आया, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ ऑसोफेगस में, फूड हमारा एंटर करेगा स्टोमक में, ठीक है। स्टोमक में हमारा 3 पार्ट होता है, जहाँ पे ऑसोफेगस ओपन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कार्डियक बोलते हैं। और ये वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं। और ये जो सेंटर वाला जो बॉडी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट या बॉडी बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल या इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। और जो स्टमक का पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। मतलब अगर हम स्टमक को देखेंगे तो हमें किस शेप में दिखता है, जे शेप में, ठीक है। जे ऐसा होता है ना, एक मिनट दूसरी स्लाइड में बता रही हूँ। स्टमक हमारा किस शेप में दिखता है, यहाँ पे स्टमक, इसका शेप कैसा होता है, जे शेप में, ठीक है, इस टाइप का ऐसे होता है, ऐसे होता है ना स्टमक, पेट के अंदर थोड़ा सा और मोटा होगा, ठीक है। तो जे शेप में हमारा स्टमक हमें दिखता है। जे को ठीक से राइट कर दे, जे शेप में दिखता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, मस्कुलर होता है। और स्टमक में हमारा कितना, 1 2 3 4 पार्ट होता है, जहां पे हमारा ये मान लो स्टमक है मेरा, तो जहां पे हमारा ये ऐसे, जहां पे हमारा ये ऑसोफेगस ओपन होता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला रीजन को हम लोग फंडिक बोलते हैं। और जो ये बॉडी जो सेंटर में रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट बोलते हैं। और जहाँ पे स्टोमक का वो पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। जैसे कि ये अब ये जाके हमारा कहाँ ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 4 पार्ट है, ऑसोफेगस कहाँ ओपन हो रहा है, तो ऑसोफेगस हमारा कार्डियक में ओपन हो रहा है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस कहाँ सीक्रेट होगा, तो मेन सेंट्रल बॉडी में होगा। और स्टोमक का कौन सा पार्ट ऑसोफेगस में ओपन हो रहा है, तो वो हमारा पाइलोरिक वाला, ठीक है। तो ये चीज़ बताना था। अब फूड स्टोमक से ऑसोफेगस में आया, ऑसोफेगस में क्लास 7 में हम लोगों ने ऑसोफेगस से स्टोमक में आया, और क्लास 7 में हम लोगों ने स्टडी किया है कि स्टोमक बहुत सारा गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। कौन कौन सा करता है, तो एक हमारा पेप्सिनोजेन करता है, दूसरा हमारा HCl करता है, तीसरा हमारा म्यूकस करता है,
ठीक है। HCl क्यों करता है? ताकि जो खाना खाए हैं तो बाहर से खाना खा रहे हैं तो मे भी खाना के थ्रू कोई बैक्टीरिया कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको क्या करेगा? किल कर देगा, ठीक है, इस वजह से। और दूसरा जो जूस सीक्रेट करता है पेप्सिनोजेन, मतलब वो जेन लगा हुआ है, मतलब वो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है, वो अपना काम नहीं कर सकता। जब तक HCl से वो रिएक्ट नहीं होगा तब तक वो अपना काम नहीं करेगा। तो HCl का दूसरा फायदा क्या हुआ? पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर दिया ताकि वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा स्टोमक के अंदर, ठीक है। और तीसरा वो म्यूकस करता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा नेचर शो करता है? कोरिजन वाला नेचर शो करता है ना। अगर कपड़ा पे चला जाएगा तो कपड़ा जला देगा, तो फिर वो हमारे स्टोमक में सीक्रेट हो रहा है तो स्टोमक को भी तो जला सकता है। इनर लाइनिंग वैसे भी बहुत कोमल और डेलिकेटेड होते हैं तो उन्हें जला सकता है। तो म्यूकिन क्या करता है? वो हमारे स्टोमक के इनर लाइनिंग को कवर कर लेता है, जैसे ब्लैंकेट किसी चीज़ को कवर कर लेता है ना, वैसे वो उसको कवर कर लेता है और HCl के एक्शन से उसको प्रिवेंट करता है। ये वाले एक्शन हमारे ये स्टोमक के अंदर होता है जो हम लोगों ने क्लास 7 में ही देखा है, ठीक है। फिर कंप्लीट फूड की डाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है तो फूड हमारा कहाँ एंटर करता है? फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। एक हमारा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास देखो 3 पार्ट होता है। एक हमारा ड्यूडेनम होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या होता है? ड्यूडेनम होता है। और सेकंड हमारा जेजुनम होता है। थर्ड हमारा क्या होता है? थर्ड हमारा इलम होता है। अब देखो हर पार्ट का अलग अलग अपना अपना फंक्शन है। ड्यूडेनम का कुछ अलग फंक्शन है, जेजुनम का कुछ अलग है, इलम का कुछ अलग है। तो किसका क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वहीं पे फूड की डाइजेशन होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है प्लस पेनक्रियाज और लीवर वाला भी उसमें जाता है। तो कहाँ पे जाता है? ड्यूडेनम में जाता है। और फूड भी हमारे स्टोमक से कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में जाता है। और ड्यूडेनम के अंदर क्या हो जाता है? फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन के बाद क्या होगा? फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ से होता है? हमारा जेजुनम में, जेजुनम और इलम के हेल्प से एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। और इलम के हेल्प से ही हमारा अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। मतलब जो इलम वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलम पार्ट है वो हमारा कहाँ ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो क्लियर हो गया कि क्या क्या फंक्शन है। ड्यूडेनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। जेजुनम में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हमारा एब्जॉर्ब होते हैं। इलम में भी एब्जॉर्ब होते हैं और इलम से ही अनडाइजेस्टेड फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने बस ऐसे ही इसका इंट्रोडक्शन देखा। कल हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई क्यूरियोसिटी? ये को बहुत कॉमन मतलब ये टॉपिक है तो बहुत सारा ये भी रहता है। 4 नंबर, हाँ। तीर्थ का क्या समझा? ये डेंटल फार्मूला बता रही हूँ। जैसे परमानेंट टीथ का पीटी मतलब क्या हुआ? परमानेंट टीथ। इसका डेंटल फार्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 2 1 2 3। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जो अपर जॉ और लोअर जॉ है तो अपर, ये जैसे अपर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये किसको कर रहा है? लोअर को कर रहा है। लेकिन सिर्फ अपर के हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और हाफ फिर इसके जैसा होगा ना। हाफ को बोल रहा है, ये जैसे अपर को रिप्रेजेंट किया, ये लोअर को रिप्रेजेंट किया, लेकिन अपर हाफ को और ये भी किसको? लोअर हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? और 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब आई लिख दे रहे हैं। आई का मतलब क्या हो जाएगा? इंसिसोरस। 1 का मतलब क्या है? कैनिस। और ये 2 का मतलब क्या है? प्रीमोलार्स। और 3 का मतलब क्या है? मोलार्स।
तो अब इसको आप देख रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि अपर हाफ जॉ में हमारा 2 एंसिसोरस है, 1 कैनिस है, 2 प्रीमोलार्स है और 3 हमारा मोलार्स है। तो जो अदर हाफ बचा है उसमें भी तो इतना ही होगा, तो ये हमारा टोटल कितना होगा 8। तो 8 इस साइड भी होगा, तो अपर में दोनों मिला के हमारा 16 हो गया ना। हाँ, और प्लस ये भी सेम चीज़ नीचे के लिए भी है, तो नीचे भी 8 + 8 16 हो गया। तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि अगर हम अपर हाफ को देख रहे हैं तो 2 इंसिसोरस मिलेगा, 1 कैनिस मिलेगा, 2 प्रीमोलार्स मिलेगा, 3 हमारा मोलार्स मिलेगा। अगर पूरा अपर जॉ को देख रहे हैं तो 4 मिलेगा, ऐड कर देंगे, ऐड ही ना करेंगे। 4 इंसिसोरस मिलेगा, 2 कैनिस मिलेगा, 4 प्रीमोलार्स मिलेगा, 6 मोलार्स मिलेगा। बस यही है। ये हमारा क्या है, परमानेंट टीथ है। लेकिन बचपन से हमारे में परमानेंट टीथ थोड़ी प्रेजेंट रहता है, टेम्पोररी टीथ भी रहता है। तो उसका क्या फॉर्मूला है, तो उसका हमारा 21022102, मतलब टेम्पोररी टीथ में हमारा प्रीमोलार एब्सेंट रहता है, होता ही नहीं है। और प्लस हमारा जो लास्ट विस्डम टीथ, लास्ट मोलार्स टीथ का जो पेयर है जिसे हम विस्डम टीथ बोलते हैं, वो भी एब्सेंट रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अपर हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अपर टीथ है ना, तो हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाफ तो और होगा ना, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, समझ आ गया ना अब? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।